सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 8 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें लेज़र हथियार हेलियोस का सफल परीक्षण किया है यूएसए ने, और आरबीआई ने नए रेपो रेट जारी कर दिए हैं, और रॉसकॉस्मोस का नया महानिदेशक नियुक्त हुआ है। सूरज कुंड जो 38वें नंबर का है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है, और उड़ीसा ने 5 नई योजनाएं लॉन्च की हैं, और नक्सल मुक्त राज्य का दावा करता है कर्नाटक। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का सफल परीक्षण किसने किया है? तो आपको पता होगा ये लेजर वेपन है, मतलब लेजर के द्वारा ये हमला करने वाला है, और इसको किसने लॉन्च किया था? यूएसए की इसका सफल परीक्षण किसने किया है? यूएसए की नेवी ने, ठीक है। तो यूएसए की नौसेना ने इसका सफल परीक्षण किया है। इसका काम क्या होने वाला? जो ड्रोन होंगे ना यार, तो ड्रोन पर अटैक करेगा, मतलब जो ड्रोन को नस्ते नाबूद करने के लिए इसको परीक्षण किया गया है अभी। और इसको बनाया किसने है? बनाया है किस कंपनी ने बनाया? तो लॉकहीड नाम की कंपनी है। तो आप इस कंपनी का नाम लिख लो, लॉकहीड कंपनी, ठीक है। ये कंपनी का नाम है। इसने इसको तैयार किया, इसका निर्माण किया है लॉकहीड कंपनी ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें एच ई एल का फुल फॉर्म क्या होगा? एच ई एल का मतलब क्या है? हाई एनर्जी लेज़र, ठीक है। तो मतलब एनर्जी की हाई होगी, हाई एनर्जी वाली लेज़र का उपयोग किया जाएगा। तो हाई एनर्जी लेज़र का इसमें यूज होने वाला है, जिससे ये देखो ड्रोन यहाँ पर होगा और उसका हमला करके इसको नस्ते नाबूद करने के लिए इसका हेलियोस का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। देखो ऐसा ही एक चाइना के पास है लेज़र हथियार, ये चाइना के पास है। उसका क्या नाम है? साइलेंट हंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चाइना के पास जो है उसका नाम है साइलेंट हंटर। तो ये भी, इस नाम को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। अच्छा, आपको पता है एयर डिफेंस सिस्टम, तो अब यहाँ पर बात हो रही है डिफेंस सिस्टम की, तो अब ये भी बात कर लो। पहले यूएसए मार्क कर लो। एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता है? बताओ, पता होगा। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब हवा में डिफेंस करना, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम, तो चलो बताओ इसमें कौन किसका? आयरन डोम किसका है, ठीक है। तो आयरन डोम जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, ये किसका है? और समर हो गया एक, ठीक है, समर एंड वशारोड। तो वशारोड, तो ये किसका है? समर एंड वशारोड ये किसका है? और S-400 या ट्रायम्फ, ये तीनों किस देश के हैं? मतलब चारों जो भी हैं, तो ये किस देश से रिलेटेड है? किस देश के एयर डिफेंस सिस्टम है? तो जो आयरन डोम है ये तो आपको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा, तो ये इजराइल का है ना। और ये समर एंड वसारोद, तो इजराइल का समर, वसारोद भारत के हो गए। S-4 ट्रायम्फ किसका? रूस का हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो इनका क्या नाम है? प्रीति पाल, ठीक है। तो इनका नाम है प्रीति पाल, ठीक है। चलो, और इनको अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो इनको अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है, अर्जुन अवार्ड, ओके। चलो, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साड़ंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। ये साड़ंद नामक जगह याद रखना, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो साड़ंद गुजरात में स्थित है। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ब्रुनेई एक ऐसा देश है जहां पर पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, अभी नरेंद्र मोदी ने इसकी यात्रा की है, ठीक है। चलो, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता था? तो ये भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है। भाला फेंक में इन्होंने वो स्वर्ण पदक जीता था, और भारत ने कुल कितने? 7 स्वर्ण पदक जीते थे, और जिस टोटल कितने पदक थे? 29 पदक टोटल थे। और भारत का कौन सा स्थान था पैरा ओलंपिक में? 18वां, ठीक है। भारत का स्थान था 18वां। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो अभी पहली बहुत टाइम बाद आरबीआई ने ऐसा काम किया है। देखो, तो आरबीआई पता होगा, ये इसके पास क्या होती है? मौद्रिक नीति की समिति होती है। तो मौद्रिक नीति समिति आप जानते होगे, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? कमेंट करके बताओ। तो मौद्रिक नीति समिति, तो अभी इसकी बैठक हुई, ठीक है। तो मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई, जिसमें ये फैसले लिए गए। चलो, तो इसको एमपीसी भी जानते होगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, एमपीसी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? गठन कब हुआ? तो इसकी गठन लिखना है, 2016 में इसका गठन हुआ, ओके। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं टोटल, ठीक है। 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं बाकी, तो ये 6 होते हैं।
और ये साल में 6 बार रिपोर्ट, 6 रिपोर्ट पर साल, मतलब 6 रिपोर्ट जारी करती है एवरी ईयर, मतलब एवरी 2 मंथ। ठीक है, तो हर 2 महीने में, तो हर 2 महीने में एक रिपोर्ट आती है इसकी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हेड कौन करता है इसको, तो हेड करने वाले होते हैं आरबीआई के गवर्नर। और अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, जिनका क्या नाम है, तो संजय मल्होत्रा। अभी फिलहाल में जो गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें आपको पता होंगी, याद रखना। ठीक है, तो अभी इसका कार्य क्या होता है, ये मौद्रिक नीति जो समिति है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य भी लिखो। कार्य होता है मतलब मुद्रास्फीति या महंगाई। तो मुद्रास्फीति या जो महंगाई होती है इसको मतलब मैनेज करना। ठीक है, महंगाई को मैनेज करना या कंट्रोल करना होता है। इसको 2% से 6% के बीच ही रखना होता है। ये इसका मतलब उद्देश्य होता है कि 2% से 6% के बीच ही रखना है हमें मुद्रास्फीति। ठीक है, तो ये इसका मेन काम होता है। तो अब ये क्या जारी करता है, अभी देखो पॉलिसी रेट, पॉलिसी रेट कहते हैं, पॉलिसी रेट भी वही सेम ही है। ठीक है, पॉलिसी रेट या रेपो रेट जो आप कहते हो, रेपो रेट है ना, तो पॉलिसी रेट, रेपो रेट, या इसको नीतिगत दर भी कहते हैं। ठीक है, तो नीतिगत दर के नाम से भी ये जानी जाती है। तो ये आप इतनी बातें लिखते हो। अभी कितना हुआ है, देखो लास्ट ईयर कितना था, लास्ट ईयर क्या, पिछली बार कितना था, 6.5%। अभी 6.5% से ये 6.25% हो गया है, मतलब -0.25% की घटोतरी हुई है। ठीक है, ये देखो मैप में देख लो, 6.5 से 6.25 फरवरी 7 को लॉन्च की गई, मतलब इतनी अभी फिक्स हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, 6.25%। तो इस बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो क्योंकि इस बार चेंजेज हुए हैं ना, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, रेपो रेट की फुल फॉर्म पता है आपको, रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताओ, किसी को पता, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मुझे पता है ना यार, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता था यार। तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, रीपरचेजिंग। ठीक है, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, रीपरचेसिंग ऑप्शन रेट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होने वाला है, ये भी आपको लिख लेना, नोट कर लेना। चलो, तो अभी क्या हो, एक रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल और होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या था, रिवर्स रेपो रेट। ये भी कितना हो गया है, 3.35%। ये इसको भी आप नोट कर लो। और बैंक रेट कितना होता है, बैंक रेट कितना जारी किया गया है, बैंक रेट भी लिख लो। ठीक है, तो बैंक रेट हो गया है आपका 6.5%। ठीक है, तो इतना ये दोनों आंकड़े भी लिख लेना है आपको। चलो, अब चलो देखते हैं क्या सीन है इनका भाई। ओके, चलो, तो रेपो रेट सबसे पहले करते हैं, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। मतलब आरबीआई जो पैसा देती है, अब इन बैंकों को ज़रूरत है पैसे की, तो आरबीआई से ये उधार लेते हैं। ठीक है, तो आरबीआई उधार दे रही है, उधार देती है, और किस इंटरेस्ट पे उधार देगी, जब ये बैंक पैसा देगा, इसको लौटा लेगा, तो ये जो उधार की मनी है, उधार प्लस ये रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट के साथ देगी, जितना भी परसेंटेज रेपो रेट है उसको लगा के ये रिटर्न करेगी बैंक को, इसको कहते हैं हम लोग रेपो रेट। अब जब ये रेपो रेट बढ़ता है तब रिड्यूसेस द मनी सप्लाई, मतलब जब ये देखो यार, जब ब्याज बढ़ा दोगे तो पैसा आदमी ऑब्वियसली कम लेगा, है ना, तो जिससे कंट्रोल द इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो रेपो रेट को कम करके इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है, हाई करके। ठीक है, हाई लोअर रेपो रेट, अगर रेपो रेट को हम कम करते हैं, ठीक है, रेपो रेट को कम कर देंगे तो पैसा ज़्यादा नहीं लेंगे बैंक यार, अगर ब्याज कम है तो आप पैसा ज़्यादा लोगे, ऑब्वियसली बात है। तो इनकरेज द बोरोइंग, मतलब उधार लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायता करती है, और चीज़ें महंगाई बढ़ती है। ठीक है, मतलब यार लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा महंगाई आएगी, है ना, तो ये आपको याद रखना है। बैंक रेट क्या होता है, द इंटरेस्ट रेट सेट बाय आरबीआई, आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट सेट करती है, उसको बैंक रेट कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, मतलब जब आरबीआई बैंकों से उधार लेता है, ठीक है, जब बैंक उधार देते हैं, तो जब ये आरबीआई इनको पैसा रिटर्न करता है, तो उधार प्लस रिवर्स रेपो, ट्रिपल आर, ये तीनों को साथ रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या है, देखो, एवरी बैंक मस्ट मेंटेन फंड्स विथ आरबीआई, मतलब हर बैंक को आरबीआई में कुछ ना कुछ पैसा रखना पड़ता है। ठीक है, तो बैंक को आरबीआई में कुछ पैसा रखना पड़ता है, जो कुछ भी हो। ठीक है, तो ये कुछ पैसा रखना पड़ता है। द अमाउंट दैट दे मेंटेन डिपेंड्स ऑन सीआरआर,
तो ये CRR पे डिपेंड करता है, जितना CR होता है उतना बैंक को यहाँ पर RBI में अपना कुछ पैसा रखना पड़ता है, ताकि अगर देखो कभी समस्या आती है बैंक के साथ लूटपाट की तो RBI उसमें थोड़ा हेल्प कर सके आपकी, ठीक है। वो एक एज अ सिक्योरिटी मनी होती है कि भैया हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी देख रेख करेंगे, तो हमारे पास भी कुछ पैसा जमा कर दो। तो ये चारों टर्म आपको समझ आ गई होंगी। चलो हाल ही में USA के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? देखो अभी यही सब सीन चल रहा है सब, तो अभी अर्जेंटीना ने भी कह दिया है कि हमें भी नहीं रखना। तो अर्जेंटीना ने कहा है हमें भी वापस करो, बाहर करो, क्या कर रहे हो, तो ये सब हमें भी नहीं रहना यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो USA ने घोषणा की थी, अब दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना भी कह रहा है हमें WHO से बाहर निकलना है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है जिन्होंने ये आदेश दिया है? जेबियर, तो इनका भी नाम लिख लो, जेबियर मोइली, ठीक है, सॉरी, तो जेबियर मोइली, मोइली नहीं माइली की, ठीक है, मोइली माइली जो भी है, ठीक है। तो अच्छा इसकी कैपिटल भी बताओ, कैपिटल क्या है इसकी? ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है, ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपाज। तो पंपाज कहते हैं यहाँ की घास के मैदानों को। अच्छा अभी अर्जेंटीना में ना पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड घोड़ा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो जेनेटिकली जीएम का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड हॉर्स। तो ये भी आपको अर्जेंटीना के बारे में याद रखना है। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये लखनऊ में से आयोजित हुआ, ठीक है। तो ये लखनऊ में आयोजित हुआ है, तो ये भी आपको पता होगा। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो ये कर्नाटक ने घोषित किया, ठीक है, कर्नाटक ने ऐसा घोषणा की है। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोसमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, देखो यार ये अंतरिक्ष एजेंसियां, आपको कुछ अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम लिखने हैं, ठीक है। USA की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? इन सब के बारे में लिखना है आपको। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, जापान की, और साउथ कोरिया, इन चारों देशों की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम लिखो आप अभी तुरंत, ठीक है। जो भी अंतरिक्ष एजेंसी है इनका नाम लिखो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो रॉसकोसमोस, देखो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? रॉसकोसमोस, ठीक है, क्या नाम है? रॉसकोसमोस। तो ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। जैसे अपनी अपनी अंतरिक्ष एजेंसी होती है, तो वैसे रूस की भी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकोसमोस है। अभी यहाँ पर नया महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। उनका क्या नाम है? कौन नियुक्त करता है? बाई पुतिन साहब। पुतिन कौन है? प्रेसिडेंट है रशिया के, ठीक है। तो अभी कौन नियुक्त हुआ है? क्या नाम है? दिमित्री। तो दिमित्री बकानोव, इनका जो इमेज में आप फोटो देख रहे हो ना, तो ये दिमित्री बकानोव साहब खड़े हुए हैं, ठीक है। तो दिमित्री बकानोव को नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो तो ये आपको पता है। अच्छा इसी ने अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था? लूना 25। तो लूना 25 मिशन आपने सुना होगा। लूना 25 मिशन ये किस लिए था? चांद के साउथ पोल पर उतरने के लिए, ठीक है। चांद का जो साउथ पोल था उस पर उतरने के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया था। और हम जब हमारा पहुंचा था ना 23 अगस्त को, तो 22 अगस्त को इसने क्रैश लैंडिंग की। लैंडिंग तो हुई बट क्रैश लैंडिंग हो गई यहाँ इसकी, ठीक है। लूना 25 की रूस का ही मिशन था, क्रैश लैंडिंग हुई, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। चलो अब ये आंसर करने, तो USA की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? नासा, सबने आंसर किया होगा। इंडिया की क्या है? इसरो है ना, इंडिया की इसरो। और जापान की क्या है? जाक्सा। तो जापान की जाक्सा है। साउथ कोरिया की क्या है? कासा। तो ये आपको अंतरिक्ष एजेंसी अभी ध्यान रखना है। चलो अच्छा पहला उपग्रह कौन सा था जिसको लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष के लिए, ठीक है। तो पहला उपग्रह और पहला व्यक्ति कौन था जो अंतरिक्ष में गया था? पहला व्यक्ति और पहली महिला भी बताओ। इन तीनों का भी आंसर करो आप लोग, ठीक है। चलो तो पहला उपग्रह कौन सा था? तो 1957 का साल था जिसमें स्पुतनिक को लॉन्च किया गया था, ठीक है, स्पुतनिक। और पहला व्यक्ति कौन था जो गया था? यूरी गागरिन, है ना। तो यूरी गागरिन जो थे पहले व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले। कब गए थे ये? तो 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल 1961 को। पहली महिला कौन थी जो गई थी अंतरिक्ष में? वैलेंटीना। तो वैलेंटीना इनका नाम है, महिला का नाम है, ठीक है। चलो बी नारायण किसके अध्यक्ष अभी हेड नियुक्त थे? तो इसरो के, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए
इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है, बताओ ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कनाडा में लॉन्च किया गया है, ठीक है। कनाडा में लॉन्च किया गया है, मतलब भारत वहाँ के पैसे को भारत में और भारत के पैसे को वहाँ मंगाने के लिए, लेन देन करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, ठीक है। तो मतलब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ठीक है। तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, ये भी आपको पता होगा। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? तो इसको सूरत को मिला है, ठीक है, सूरत को। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन ओडिशा में होता है। और कौन कौन से प्रमुख त्यौहार है? धानु यात्रा भी ओडिशा का है, ठीक है। धानु यात्रा हो गया, रज पर्व हो गया, ठीक है, रज पर्व हो गया। और कौन सा? बाली यात्रा, रथ यात्रा, ये सब उड़ीसा के ही प्रमुख त्यौहार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? अब ये बताओ, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है ये सूरजकुंड मेला, है ना। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, मैं हर साल पढ़ाता हूँ इसको। तो सूरजकुंड मेला अभी ये कहाँ आयोजित किया गया इस साल? इसके भागीदार राज्य कौन कौन से हैं? तो सब पढ़ना है हमें। तो पहली बात तो ये हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए होता है, ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं। तो एक तो ये हैंडीक्राफ्ट मेला है, तो ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट फेयर है। तो ये तो आपको पता होगा वैसे, है ना। इस बार कौन से क्रम का है? 38वें क्रम का है। इसका क्रम कौन सा है? 38वां है। और कहाँ इस बार आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद, मतलब स्टार्ट हो चुका है ये फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है। तो ये हरियाणा में स्टार्ट हो रहा है। कब से कब तक चलने वाला है? तो 7 तारीख, कल से स्टार्ट हुआ है, 7 to 23 फरवरी, ठीक है। तो 7 से 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और भागीदार राज्य कौन कौन से होने वाले हैं? ये देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये भागीदार राज्य कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है यार हरियाणा में इसका आयोजन होता है। बट भागीदार राज्य कौन कौन से होंगे? MP एंड उड़ीसा, ये दोनों राज्य आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई है? स्टार्ट कब से हुआ है ये मेला, मतलब कब से मनाया जाने लगा है? तो 1987 से, ठीक है। तो 1987 से इसका आयोजन स्टार्ट किया जा चुका है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हरियाणा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लो यार, क्या पता पूछ ले। अच्छा, एक हरियाणा का एक और उत्सव है, क्या नाम है उसका? स्वांग महोत्सव। स्वांग महोत्सव, ये आपने सुना होगा। स्वांग महोत्सव नहीं सुना तो यहाँ पर नोट कर लेना। एक क्वेश्चन हाँ उसको है, तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भारतीय कला इतिहास कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो भारतीय कला इतिहास कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन अभी कहाँ हो रहा है? ठीक है, तो इसका आयोजन अभी कहाँ हो रहा है? तो नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। और किस क्रम का है ये? तो 32वें क्रम का है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इस कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुवाहाटी। तो ये इतनी बातें और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कुछ भी, मतलब ये ध्यान आ गया तो मैंने करा दिया, कल की क्लास में छूट गया था, ठीक है। तो ये भारतीय कला इतिहास कॉन्फ्रेंस का आयोजन नोएडा में हो रहा है, जो 32वें नंबर का है। और इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है, ठीक है। चलो, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? देखो, तो अभी सौर ऊर्जा क्षमता 100 मेगावाट हो चुकी है, ठीक है। तो 100 मेगावाट हो चुकी है, जो कि टारगेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, टारगेट अचीव्ड हो गया है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है? तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है 2030 के लिए। तो 2030 तक हम लोग 500 मेगावाट प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो 500 मेगावाट सौर ऊर्जा, बिल्कुल पॉल्यूशन रहित, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डाउन मिशन किसने लॉन्च किया था? तो ये SpaceX ने, ठीक है। तो SpaceX ने इसको लॉन्च किया था। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया है? तो ये किसके? ओमान के साथ प्रारंभ हुआ, ओमान और इंडिया। तो ओमान और इंडिया के साथ बीच में ये होता है ये अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में निर्भया कड़ी, मोगेल्हजिया, कल्पना अभियान, स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना किसने प्रारंभ की है? देख लो भाई साहब, एक साथ 5-5 योजनाएं, मतलब अलग अलग कौन योजना करे, लॉन्च करे, बट एक साथ इन्होंने कर दिया, आपको पढ़ने के लिए भी सुविधा होगी, ठीक है। तो देखो, इसको ऐसे लिखते हैं कहाँ कहाँ से लॉन्च की गई, मतलब एक जगह से नहीं की इन्होंने। CM साहब ने कहा अलग अलग जिले में घूम घूम कर करेंगे। तो देखो, पहले लिखो निर्भया कड़ी। तो निर्भया कड़ी, ये 5 योजनाओं एक ही राज्य की हैं, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, वैसे इतना सेंस लगा लिया होगा। तो निर्भया कड़ी और मोग गोहिल लिखो सही से यार, अब जो उड़ीसा का होगा वो तो समझ रहा होगा।
तो इनका मतलब क्या है मैं, और जो उड़ीसा के बाहर के हैं मैं उनको मतलब मैं बता दूंगा। तो निर्भया कड़ी का मतलब क्या हो गया, निडर कली, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब क्या, ये उड़ीसी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो इसका हिंदी में मतलब है निडर कली। और मो गेल्हा, ये मो गेल्हा जिया, गेल्डा नहीं है गेल्हा जिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मेरी प्यारी बेटी। तो मेरी प्यारी बेटी इसका मतलब हो गया। इन दोनों योजनाओं को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो एक ही जिले से, जिसका नाम है गंजाम। तो गंजाम जिला जो कि उड़ीसा में है, यहाँ से इन दोनों योजनाओं को लॉन्च किया गया सीएम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट योजना कौन सी है, एक है कल्पना अभियान, ठीक है। तो कल्पना अभियान मतलब कल्पना चावला जो नहीं थी, तो उनके जैसा विजन बनाने के लिए, उनके जैसा विजन रखने के लिए इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, ढेंकनाल। ढेंकनाल ये भी उड़ीसा से है, उड़ीसा में है सॉरी। तो ढेंकनाल से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक स्वर्णकलिका। स्वर्णकलिका, तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, स्वर्णकलिका जो योजना है इसको क्योंझर से, क्योंझर जिलों से लॉन्च किया गया। क्योंझर आपको याद होगा, ये क्योंझर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। जो यहाँ से एमएलए है ना, क्योंझर से एमएलए कौन है, मोहन चरण मांझी। यही तो सीएम है अपने उड़ीसा के, है ना। तो मोहन चरण मांझी जी ही तो सीएम है उड़ीसा के। तो उड़ीसा सीएम यही है, ठीक है। तो ये इनका एमएलए वाला इलाका है। स्वर्णकलिका यहाँ लॉन्च किया गया। और एक कौन सी योजना है, वीरांगना योजना, ठीक है। तो वीरांगना योजना इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, इसको देवगढ़ जिले से, ठीक है। उड़ीसा का जो देवगढ़ जिला है, तो इसको यहाँ से लॉन्च किया गया उड़ीसा का। और ये किस लिए लॉन्च किया गया, सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। और ये योजनाएं किस लिए, इनका लक्ष्य क्या है, एक मतलब ये सारी योजनाएं तो उड़ीसा की हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया आपका पहले ही। किस लिए लॉन्च की गई, देखो बाल विवाह को रोकने के लिए, ठीक है। जो बाल विवाह है आपका, तो बाल विवाह को कम करने के लिए या रोकने के लिए, बाल विवाह को डिक्रीज करने के लिए। और दूसरा सेल्फ डिफेंस, जो सेल्फ डिफेंस होने वाला है आपका, तो सेल्फ डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उच्च शिक्षा जो है हायर एजुकेशन है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए। और जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए। तो ये सब आपको, ये कुछ उद्देश्य हैं इन योजनाओं के। तो ऑप्शन नंबर डी लिख लेना, उड़ीसा इज द राइट आंसर। ओके, चलो ये कुछ और योजनाएं हैं, इनके भी राज्य बताओ आप लोग। सुभद्रा योजना कहाँ से लॉन्च की गई, तो इसको उड़ीसा से। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये कहाँ से, तो ये असम से, ठीक है। रायथू योजना, तो रायथू योजना ये कहाँ की है, तेलंगाना की। मैया सम्मान योजना ये कहाँ की, झारखंड की। अगर मैया शब्द आ जाए ना, आप समझ जाओ झारखंड से। मंगला पशु बीमा योजना ये तो आपने कर लिया है बहुत ज़्यादा, राजस्थान। लाडली बहन योजना एमपी, इसी के दम पे वोटिंग हुई थी। पीएम श्री पर्यटन योजना ये भी कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो ये आपको कुछ राज्य और याद रखना है इनके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया। अब देखो कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, बहुत खुश हैं ये लोग। कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है बहुत खुश हो रही है इस समय। तो यहाँ पर सीएम कौन है, सीएम का नाम है सिद्धरमैया, ठीक है। सिद्धरमैया मतलब सिद्धरमैया, आपको इनका नाम याद होगा। तो इन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा है हमारा जो स्टेट है कर्नाटक, वो नक्सल फ्री स्टेट के नाम से अब जाना जाएगा। नक्सल फ्री स्टेट इन्होंने घोषित कर दिया है। और क्यों किया इन्होंने ऐसा, मतलब नक्सल का मतलब तो आप समझते होगे ना। नक्सल मतलब जो सरकार से नाखुश लोग होते हैं, मतलब सरकार या उस राज्य की पुलिस से नाखुश लोग होते हैं, उनको हम नक्सल कहते हैं, ठीक है। नाखुश लोग मतलब सरकार से नाखुश होते हैं, पुलिस से नाखुश होते हैं, तो वह हथियार उठा लेते हैं, तो इसलिए इनको नक्सल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हीं को नक्सल कहते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक घटना हुई है, मतलब घटना क्या है, एक जो भी समझ लो। तो यहाँ पे जो सबसे बड़े नक्सल थे ना, सबसे बड़े यहाँ पर नक्सल थे, उनका क्या नाम था, कोटे, उनका नाम लिख लो, कोटे हांडो, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कोटे हांडे रविंद्र। तो इन्होंने कर दिया है क्या, आत्मसमर्पण, कि भैया हमारा काम हो गया है, अब हमें कुछ नहीं करना। और देखो यार क्या हुआ है ना, इन्हें आत्मसमर्पण करने के बाद इनका पैकेज लग गया सीधे। तो इनका कितना 7.5 लाख का पैकेज मिला इनको, ठीक है। 7.5 लाख का पैकेज, मतलब जो यार तुम ग्रेजुएशन करके इंजीनियर बने घूम रहे हो, तुम्हें पैकेज नहीं लग रहा, इनका पैकेज लगा है 7.5 लाख का पैकेज। ताकि ये क्यों, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, क्यों, इसलिए
तो मुख्य समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जो काम आएगा, इनके खाने पीने रहने सहने के लिए, ताकि अगर इन्हें कभी भूखा ना सोना पड़े, अगर पैसे की जरूरत पड़ी और फिर से नक्सली बन गए तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए इनको ये 7.5 साढ़े 7 लाख का पैकेज लगा सबको भैया, ठीक है, सबकी नौकरी लग गई है ना। तो ये काम हुआ है और ये कर्नाटक में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, हाल ही में इंदौर के बाद भीख मांगने का अपराध किसने घोषित कर दिया। अब देखो, इंदौर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया, तो पहला हो गया इंदौर, ठीक है, तो इंदौर हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, भोपाल। तो दोनों ही मध्य प्रदेश के शहर हैं। तो अब भोपाल ने भी कहा भैया हम भी नहीं ये करने देंगे। एक बीएनएस कानून जो आया था, ये बीएनएस का BNSS, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है, ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म बताओ। तो 2023 में जो कानून आए थे ना, तो इसमें क्या था, इसमें एक धारा है, इसमें धारा नंबर 163, तो धारा नंबर 163 में अपराध बताया गया है भीख मांगने और देने को, ठीक है। तो इस धारा के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा भीख मांगना और देना दोनों ही अपराध घोषित है, और इसमें सज़ा कितनी मिलने वाली है, 6 माह की जेल, ठीक है, 6 माह की जेल होगी, या तो और या 2500 जुर्माना, 2500 रुपये जुर्माना, या दोनों, ठीक है। तो ये इतनी सज़ा होने वाली है, ठीक है। चलो, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, तो 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है, इसको किसने लॉन्च किया, सुशील कुमार शिंदे। तो शिंदे साहब ने ये काम किया है ना, सुशील कुमार शिंदे, इनको जानता है कौन थे ये, तो सुशील कुमार शिंदे ये पूर्व गृह मंत्री थे, ठीक है, तो पूर्व होम मिनिस्टर, अरे क्या लिख रहे हैं, तो ये पूर्व होम मिनिस्टर थे। तो ये इनकी है ये आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक, सुशील कुमार शिंदे साहब। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर देना यार तुम लोग, और शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, और सब्सक्राइब करो यार, अगर आप जिस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, जरूर करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल 2025 एग्जाम्स, एंड हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू एवरीवन, ठीक है।